अस्सलाम वालेकुम। कारवान उर्दू जमात अफ्तान। आज के सबक का नाम मेरे अब्बा जान, जो कि पिछले सबक के तसलसल में सफ़ा नंबर 28 था 29 पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं आज के सबक के जो मकासद हैं वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। मकासद में सबसे पहला तलबा को इकबाल की ज़िंदगी के आखिरी अयाम के बारे में आगाह करना। नंबर 2, तलबा को जावेद इकबाल की मसरूफियत से आगाह करना। नंबर 3, तलबा को इकबाल की आखिरी रात के हालात से आगाह करना। नंबर 4, इन सफ़ात पर मुश्तमिल मुश्किल अल्फाज के मानी और उनकी तफ़हीम को समझाना। मकासद सबक के बाद आज की जो अच्छी बात है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार सिर्फ नीयत पर है और आदमी को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। सफ़ा नंबर 28 के आखिरी अयाम के हालात को बयान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अल्लामा इकबाल की नज़र कम हो जाती है और रोज़ाना अखबार पढ़ कर सुनाने के लिए जावेद इकबाल की ज़िम्मेदारी लगाते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। आखिरी अयाम में अब्बा जान की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मुझे हुक्म था कि रोज़ाना सुबह अखबार पढ़ कर सुनाया करूं। अगर किसी लफ्ज़ या तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता गलत हो जाता तो बहुत नाराज़ होते। इस तरह मैं रात को उन्हीं की कोई गज़ल गा कर भी सुनाया करता। इन दिनों मुझे इनकी सिर्फ़ एक गज़ल याद थी, जैसू ताबदार को और भी ताबदार कर। अब्बा जान के सामने वो गज़ल पढ़ना मेरे लिए एक मुसीबत हुआ करती। अगर कोई शेर गलत हो जाता तो नाराज़ होते और कहते, शेर पढ़ रहे हो या नसर। तो इस पैराग्राफ में जहाँ पे जावेद इकबाल अपने वालिद साहब को अखबार पढ़ के सुनाते, वहाँ एक गज़ल भी पढ़ के सुनाते थे। अगर गज़ल पढ़ने में कोई गलती आती तो उस पर अल्लामा इकबाल नाराज़ भी होते और उन्हें ये कहते कि शेर पढ़ रहे हो या नसर पढ़ रहे हो। इस पैराग्राफ में दिए गए मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहले अयाम यौम की जमा है, जिसके मानी दिन के हैं। गैसुए ताबदार, चमकती हुई जुल्फ़ें, मुसीबत, परेशानी। पैराग्राफ नंबर 2। इस पैराग्राफ में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अपने दोस्तों के साथ मुलाकातों के बारे में, और उस दौरान अगर कोई मुबासा वगैरह होता तो वहाँ पर जावेद इकबाल की मौजूदगी का जिक्र, और जावेद इकबाल वहाँ पर मौजूद ना हों तो अपने दोस्तों के साथ जावेद इकबाल की शिकायत वगैरह करने के बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए इस पैराग्राफ को भी पढ़ते हैं, साथ साथ उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए जाएंगे। अब्बा जान से लोग घर मिलने आते थे। हर शाम अहबाब की महफ़िल जमा करती। अहबाब हबीब की जमा, महफ़िल जमना का मतलब मजलिस लगना, लोगों का बैठ के बातें करना। इनकी चारपाई के गिर्द बहुत सी कुर्सियाँ रखी होती और लोग इन पर बैठ जाया करते। आप चारपाई पर ही लेटे इनसे बातें करते रहते। मुझे ख़ास तौर पर हुक्म था, जब कोई मुबासा हो रहा हो तो मैं वहाँ मौजूद रहूँ। यानी शाम को अहबाब की महफ़िल जमा करती। अल्लामा इकबाल चारपाई पर लेटे ही अपने दोस्तों को से मुखातब होते थे, लेकिन अगर इस दौरान कोई मुबासा होता तो वहाँ पर जावेद इकबाल की मौजूदगी को लाजम करार देते थे अल्लामा इकबाल। लेकिन चूँकि
जावेद इकबाल ख़ुद फरमाते हैं कि लेकिन मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हुआ करती और मैं मौका आकर वहाँ से खिसक जाता, जिस पर उन्हें बहुत रंज होता और अपने बाप से कहते, ये लड़का मेरे पास बैठने से गुरेज करता है। अब वो तन्हाई भी महसूस करने लगे थे। अक्सर अफसरदगी से कहा करते, मैं सारा दिन यहाँ मुसाफिरों की तरह पड़ा रहता हूँ, मेरे पास आकर कोई नहीं बैठता। तो इस पैराग्राफ के अंदर अहबाब की महफिलों का जमना, यानी दोस्तों का आके अल्लामा इकबाल से मिलना, उसके साथ अगर कोई मुबासा होता, जावेद इकबाल का वहाँ पर मौजूद रहना, और फिर जावेद की अदम दिलचस्पी की वजह से वहाँ से खिसक जाना, चुपके से निकल जाना और इकबाल का नाराज़गी का इज़हार करना और अफसरदगी में उनका ये कहना कि मैं तो मुसाफिरों की तरफ पड़ा रहता हूँ, मेरे पास आकर कोई बैठा नहीं। यानी इकबाल की शदीद तमन्ना होती कि मेरे पास कोई ना कोई आकर बैठे और मेरे साथ महफिल जमा कर रखे। ये इकबाल की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे जिस पर लोग शाम को वहाँ बैठ के आपके साथ मुलाकात भी करते और महफिलें भी जमा रहती थीं, लेकिन फिर भी इकबाल के अपने बेटे पर यह शिकायत थी कि वो वहाँ से चुपके से खिसक जाता है और वहाँ जो है इकबाल जो है ना अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसाफिरों की तरह पड़ा रहता हूँ। इस पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 3, इसमें इकबाल की ज़िंदगी की आखिरी रात के जो मनाज़र हैं उनका ज़िक्र किया जा रहा है। आइए इन मनाज़र को पढ़ते हैं और इनमें भी इसकी भी तफ़हीम करते हैं। आखिरी रात इनकी चारपाई गोल कमरे में बिछी थी। घर में जो गोल कमरा था वहाँ पे उनकी चारपाई को रखा गया था। अकीदतमंदों का जमगट्ठा था। अकीदतमंद से मुराद चाहने वाले, आपके पैरोकार यानी आपके चाहने वाले। जमगट्ठा का मतलब हजूम था, रश था। मैं कोई 9 बजे के करीब इस कमरे में दाखिल हुआ तो पहचान ना सके। यानी जावेद इकबाल ख़ुद फरमाते हैं कि आपके चाहने वाले वहाँ मौजूद थे। अपने बारे में बताते हैं कि 9 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लामा इकबाल उन्हें पहचान ना सके। पूछा कौन है? मैंने जवाब दिया मैं जावेद हूँ। इस पर हंस पड़े, फिर बोले जावेद बन कर दिखाओ तो जाने। यानी इस जुमले के अंदर भी एक अच्छा खासा जो सबक है कि जावेद इकबाल जो हैं उनको अपने वालिद आखिरी अल्फाज जो उनके लिए कहते हैं कि जावेद बन कर दिखाओ तो जाने। यानी अगर वो खूबियाँ जो मैं जावेद जो अपना बेटा है उसके अंदर जो खूबियाँ मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वो खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, अगर तुम वाकई वो जावेद जिस तरह मैं चाहता था उस तरह का जावेद अगर तुम बन गए हो तो वो बन के मुझे दिखाओ तो फिर तो मैं पहचान लूँगा। यानी वो तमाम औसाफ़ और सिफ़ात जो अल्लामा इकबाल अपने बेटे के अंदर पैदा करना चाहते थे या वो देखना चाहते थे, या जिन खूबियों का मालिक अल्लामा इकबाल अपने बेटे को देखना चाहते थे, अगर वो तमाम सिफ़ात जावेद अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, वो पाई जाती हैं, तो फिर तो मैं तुम्हें पहचान लूँगा। इसलिए यहाँ कह दिया कि जावेद बन कर दिखाओ तो जाने। इसके साथ ही इस पैराग्राफ के अंदर फिर इन अल्फाज के बाद फरमाते हैं, फिर चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातब हुए। आपके एक दोस्त थे वहाँ पर, चौधरी साहब इसे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खताब जावेद ज़रूर पढ़वा दीजिएगा। यानी अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया और जावेद इकबाल को कहते हैं कि जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। यानी तुम अगर अपने आप को वाकई जो वो जावेद जो जिस तरह का मैं जावेद चाहता था वो खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो फिर तो मैं तुम्हें पहचान लूँगा। तो चौधरी साहब को भी ये कहते हैं कि जावेद इकबाल को क्या करना है, जावेद नामा के आखिरी ये नज़म थी अल्लामा इकबाल की, इसके आखिर में वो दुआ खताब जावेद ज़रूर पढ़वा दीजिए। ये एक नसीहत की है चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब को मुखातब करके।
اور یہ علامہ اقبال کی زندگی کا بالکل آخری وقت آ پہنچ جاتا، ایسے میں اپنے بیٹے کے لیے ایک وصیت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہ خطاب جاوید جو ہے، یہ جو دعا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصراً ایک دو لائنوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ خطاب جاوید کا کہ ترجمہ میں یہ دعا ہے: اے جاوید، تو میری بے قرار جان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو اگر رقص جہاں سے نصیب حاصل کر لے، پھر میں تجھے دین مصطفیٰ کا راز بتاؤں گا، اور میں تیرے لیے قبر کے اندر بھی دعا کرتا رہوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے بیٹے کے لیے علامہ اقبال دیکھیں آخری وصیت چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ دعا اس کو پڑھا دیجیے گا۔ رات کا وقت ہے، اس رات ہمارے ہاں یعنی جاوید اقبال کہتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، ڈاکٹروں کا بھی رش تھا، ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا، خوفزدہ تھا، پریشان تھا۔ علامہ اقبال کے حالات کو، صحت کو، طبیعت کو دیکھ کے ہر کوئی پریشان تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کی رات بہت مشکل سے گزرے گی۔ کوٹھی کے سین میں کوئی کئی جگہوں پر دو دو تین تین کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں لوگ باہم سرگوشیاں کر رہے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، طبیعت کے بارے میں، اور ڈاکٹروں نے جو کچھ کہا اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کا یہ جواب مخفی رکھا گیا، یعنی یہ جواب کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لا علاج کر دیا، لیکن یہ جواب جو تھا علامہ اقبال سے پوشیدہ رکھا گیا۔ مخفی کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے، یعنی بات کو بہت جلد سمجھنے والے۔ تیز فہم کا معنی ہوتا ہے بات کو بہت جلد سمجھنے والے۔ انہیں اپنے احباب کا یہ بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے، لیکن اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش پشاش نظر آتے تھے۔ یعنی آخر وقت میں علامہ اقبال کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں تھا، خوش باغ، حشاش، چست و چالاک، تر و تازہ جسم جو ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے نا وہ دکھائی دے رہا تھا، مسکراہٹ تھی، لیکن وہ یہ بات ضرور سمجھ چکے تھے اپنے دوستوں کا جو بکھرا ہوا شیرازہ، انتشار پیدا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرے بکھرے یہ دوست تھے، پریشان پریشان دوستوں کو دیکھ کے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ آج شاید ان کی زندگی کے حالات بدلنے لگے ہیں، یعنی ان کا آج آخری وقت ہو چکا ہے، آ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ زیادہ پریشان ہونے کے بجائے اپنے دوستوں کے سامنے حشاش بشاش نظر آنے لگے۔ تو آج کا یہ سبق بچوں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ معنی بھی بتا دیے، اس میں مزید عقیدت مند چاہنے والے، جمگٹھا، ہجوم، سرگوشیاں، چپکے چپکے باتیں کرنا، مخفی چھپا ہوا، تیز فہم، بات کو جلد سمجھنے والے، شیرازہ بکھرنا، انتشار پیدا ہونا، عنقریب جلد ہی، بساط الٹنا، حالات کا بدل جانا، یعنی زندگی کا خاتمہ ہو جانا، حشاش بشاش، تر و تازہ۔ آپ کو یہ سبق 3 مختلف لیکچرز میں نے مکمل کیا، لیکن اس کے ابھی سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات کے جوابات یہ باقی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، لیکن آج کا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو ہوم ورک جو ہے وہ دیتا ہوں۔ ہوم ورک یہی ہے کہ بچوں جتنا بھی سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، بلکہ یہ پیراگراف مکمل ہو چکے ہیں اس کے، آج سے سبق ختم ہے، انشاءاللہ کل سے آگے سرگرمیاں شروع ہونی ہیں، لیکن اس سے قبل آپ نے اس کے اندر جتنے بھی پیراگراف کے اندر مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ میری طرف سے خدا حافظ، بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔